हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते ही उसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरीके की पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस तरीके से बार बार रिवीजन होता है और बार बार रिवीजन करने से हमारे दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं और हम एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। और इसी कारण से कई लोगों का बहुत समय तक सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। वो प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के ही टाइम में सॉल्व करते हैं। एग्जाम के टाइम में सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन और पहले भी उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें एक साथ कराई जाती हैं। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 6 तक अभी तक उसी तरीके से पढ़ते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जो भी चीज पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग भाग 6 पढ़ रहे थे। भाग 6 में राज्य आता है। हम लोग राज्य में कार्यपालिका पढ़ चुके थे, राज्यपाल पढ़ चुके थे, राज्य विधानमंडल पढ़ चुके थे और राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ चुके थे और हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, मतलब हमारे भाग 6 में 6 अध्याय हैं। छठा अध्याय अधीनस्थ न्यायालय का है और ये अधीनस्थ न्यायालय हमारे संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। 2 ही 3 अनुच्छेद इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अनुच्छेद 233 में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आ जाता है राज्यपाल। पिछले सेशंस में बताए थे दोस्तों, जो उच्चतर न्यायालय होते हैं, उच्चतर न्यायालय में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और हाई कोर्ट आ जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब बोला करिए, ठीक है, बोला भी करिए साथ साथ में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं। ये ध्यान देना है, ये नहीं कि उच्च न्यायालय राज्य में आता है तो हम लोग राज्यपाल मार दें यहाँ। ठीक है, चूंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को उच्चतर न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, और उच्चतर न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां से ये चीज है। ठीक, अब राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल को कोई परामर्श देता है, तो परामर्श कौन देता है? तो परामर्श राज्यपाल को उच्च न्यायालय से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ठीक है, परामर्श उच्च न्यायालय से लेते हैं। ठीक है, अब पदोन्नति, इनकी जो पदोन्नति होती है वो कौन करता है? राज्यपाल करते हैं पदोन्नति। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, पदोन्नति राज्यपाल कर रहे हैं। अब इनकी कुछ योग्यताएं होती हैं। योग्यता ऐसी होती है जैसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की योग्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता होती है। न्यायाधीशों की योग्यता में पहले से न्यायिक सेवा में रहा हो। ठीक है, पहले से किसी न्यायिक सेवा में रहा हो। ठीक है, ये चीज माननी है। और दूसरी, न्यूनतम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहा हो। ठीक है, ये हो जाता है। यहां पर अधीनस्थ न्यायालय में 7 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर उसको रहना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया। और उच्च न्यायालय ने नियुक्त की सिफारिश की हो, मतलब 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या पहले से न्यायिक सेवा में रहा हो, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने उसके नियुक्त की सिफारिश राज्यपाल से की हो, तभी राज्यपाल उसकी नियुक्त करते हैं। ठीक है, ऊपर भारत का नागरिक होना ही चाहिए, वो तो बनी सी बात है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 234, जिला न्यायाधीशों से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो चूंकि अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। यहां पर राज्यपाल किससे परामर्श लेते हैं? अपने मन से तो करते ना, ये परामर्श लेंगे। ठीक है, परामर्श लेते हैं उच्च न्यायालय से और राज्य लोक सेवा आयोग से। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यहां पर ये हो गया, अगर उत्तर प्रदेश के हों, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से ये परामर्श लेते हैं और उच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। ठीक है, तब जाकर के जिला न्यायाधीशों से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मतलब कुल मिला के जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं जे की परीक्षा होती है, पीसीएस जे की परीक्षा होती है ना, पीसीएस जुडिशरी की परीक्षा होती है, तो ये वो हो गए। तो राज्य लोक सेवा आयोग उसका एग्जाम कराती है, तो उसी से परामर्श हो गया, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, जिला न्यायाधीश
हम लोग कभी कभी देखते हो ना, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधीश क्या होता है, नहीं दोनों एक ही चीज हुई, लेकिन कब जिला न्यायाधीश कहा जाएगा, कब सत्र न्यायाधीश उनको कहा जाता है, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जिला न्यायाधीश बराबर सत्र, लेकिन जब वो न्यायाधीश जिला न्यायाधीश तब कहलाता है जब वो दीवानी मामला देखता है। दीवानी मामला मतलब विवाह का, तलाक का, गोद का, उत्तराधिकार का, संपत्ति से संबंधित मामला हो गया। ठीक है, तो जब ये सब मामले न्यायाधीश देखता है तो उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। सत्र न्यायाधीश जब अस्त्र शस्त्र वाला मामला देखता है, मतलब फौजदारी मामला देखता है, यहां से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। फौजदारी मामले में कौन से मामले आते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, अपहरण के मामले आते हैं। ठीक है, ये सब मामले आते हैं। तो फौजदारी मामलों में जब कोई न्यायाधीश मामला देखेगा तो उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामला देखेगा, सत्र न्यायाधीश जब फौजदारी मामला देखेगा। यहां से ये याद हो गया। ठीक है, हमको भी बहुत कंफ्यूजन होता था, फिर हमने इसका तिकड़म ढूंढ ही लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सत्र जब अस्त्र कोई उठाता है तब सत्र न्यायाधीश उसकी सुनवाई करता है। ठीक है, तब उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। यहां से ध्यान देना। ठीक है, अब ये ध्यान देना है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिला न्यायाधीश क्या करता है, जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होता है, वो किसी भी को, मतलब किसी सजा में किसी को आजीवन कारावास भी दे सकता है और किसी को मृत्युदंड भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। ठीक है, लेकिन मृत्युदंड किसी को फांसी पर तभी लटकाया जाएगा जब उसको जिला न्यायाधीश मृत्युदंड दे देती है, फिर उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और उच्च न्यायालय जब उसका अनुमोदन कर देती है तभी उसको फांसी की सजा या मृत्युदंड उसको दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। ठीक है, और मृत्युदंड देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और अपील नहीं भी की जा सकती, वो अपने आप चला जाता है मैटर। ठीक है, ध्यान देना है। तो मृत्युदंड, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जिला न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार है, फैसला सुनाने का अधिकार है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, लेकिन उसका अंतिम अनुमोदन उच्च न्यायालय करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। हालांकि पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास पढ़े थे, उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा इम्पे होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। ठीक है, ये सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों चीजें, ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये अन्य न्यायाधीशों के भी नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर ये तो हो गया कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब भारत में उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की शुरुआत होती है 1861 के अधिनियम से। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय। अभी वो सब देखेंगे आगे। ठीक है, जब भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित होते हैं। मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में शब्दों का हेरफेर हो जाएगा। ठीक है, जब कलकत्ता में उच्च न्यायालय पूछेगा तो हम तुरंत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 ईस्वी में चले जाएंगे। ठीक, जब 1861 के अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय की बात करेगी तब हम लोग 1862 ईस्वी में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक आता है संघीय न्यायालय की स्थापना। एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, एक 1861 के अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय, तीसरा हो गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका की स्थापना भारत में होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज स्वतंत्रता के बाद आती है, भारत का अपना सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा 1862 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तीसरा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना होती है। अब चौथा आता है स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है, लेकिन 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं एच.जी. कानिया होते हैं, जिनको हरिलाल जे कानिया या हीरालाल जे कानिया भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें न्यायाधीश हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है।
अब वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब यहां से हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। अभी जो हम लोग ऊपर देखे थे ना, कलकत्ता में 1861 अधिनियम के तहत 1861 अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। वो 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान में आ रही ना? अब देखिए, ये हो गई। अब कुछ का सन याद करना है, सभी का सन नहीं याद करना। अभी बताते हैं किसका किसका सन इसमें याद करना है। अब कोलकाता उच्च न्यायालय 1862, बंबई उच्च न्यायालय 1862, मद्रास उच्च न्यायालय 1862, ये तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोलकाता मुख्यालय है इसका। जैसे उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद में है। उसकी खंडपीठ लखनऊ में, खंडपीठ अलग है, उसका जो हेड है मेन है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद जैसे कलकत्ता का अधिकार क्षेत्र हम लोग पढ़े ना, अधिकार क्षेत्र। अब आपको ये बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। जब आप लिखेंगे तो आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप ढूंढेंगे, आपको याद होगा। ढूंढने के बाद जब आप लिखेंगे आपको और अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में तो होगा ही होगा। ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी है। ठीक है, मतलब अब देखिए भारत का नक्शा कैसे है। अब देखिए भारत का नक्शा ऐसे है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे करके है। ठीक है, अब कलकत्ता यहां पर है दोस्तों और अंडमान निकोबार यहां पर है, तो कलकत्ता ही अंडमान निकोबार का ऐसे हो जाता है। मतलब मैप से जब हम इसको देखेंगे ना, घर पे अभी आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करिए और मैप जाके खोलिए। मैप केवल ज्योग्राफी से ही नहीं कंप्लीट होता है दोस्तों, मैप हर सब्जेक्ट से कंप्लीट होता है। ठीक है, मैप जहां भी कोई भी स्थल आए वो मैप जरूर खोला होना चाहिए। एक मैप नक्शा टांग लीजिए जहां पढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक मैप हमेशा दिलो दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, मैप निकालिए और मैप में देखिए, अभी हर एक चीज का मैप देखिए, तब आपको अपने आप लिंक हो जाएगा, क्योंकि एक इमेज बन जाएगी, विजुलाइज हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा आपका। ठीक है, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, कलकत्ता उच्च न्यायालय हो गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक पश्चिम बंगाल में है और एक कहां पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगल बगल है तो हो जाता है, वहां का कार्यभार दे दिया गया। अब मुंबई उच्च न्यायालय है। मुंबई उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1862 में 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत होती है। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्य कहाँ है? बंबई में है। अब इसका जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र में है। अच्छा, यहां पर हम लोग एक चीज और पढ़े थे, अनुच्छेद बताना है आपको। पश्चिम बंगाल ये राज्य है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में हो सकता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अब देखिए यहां पर महाराष्ट्र है, बंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। अब अगर हम छोटा सा भारत का नक्शा बना देंगे ऐसे, ठीक, ठीक है, ठीक, ये देखिए। ठीक है, अब महाराष्ट्र कहां पर है? महाराष्ट्र दोस्तों यहीं पर है। ठीक है, महाराष्ट्र ऐसे है दोस्तों। ठीक, महाराष्ट्र यहां पर है, यहीं पर गोवा है। ठीक है, गोवा यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो बंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गोवा में भी आता है। कितना आसान याद करना, यही दादरा नगर हवेली है और यहीं पर मतलब दादरा नगर हवेली और यहीं पर दमन दीव भी है। ठीक है, तो इसका देख लेना है। ठीक, बंबई का कहां कहां आ जाता है अधिकार क्षेत्र? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1862 में हो जाती है। इसका चेन्नई है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी है। अब देखिए यहां पर ऐसे हमारा आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पर चेन्नई है। ठीक, यहीं पर चेन्नई है और ये तमिलनाडु हो गया और पुदुचेरी हो गया। पुदुचेरी यहीं पर है, पुदुचेरी भी यहीं पर है। ठीक है, मतलब पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में। ठीक है, माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। कहां कहां पर है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। इसके 4 जिले 3 राज्यों में। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो चेन्नई का मद्रास जो उच्च न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहां है? चेन्नई में है और उसका अधिकार क्षेत्र 2 जगह है, एक तमिलनाडु में है और एक पुडुचेरी में है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं चौथा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट 1866 में है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है और अन्य एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लोग यूपी के हैं उनको इतना याद होना चाहिए, और जो बाकी अन्य स्टेट के हैं उन्हें अपने अपने स्टेट का तो कम से कम याद होना ही चाहिए। ठीक है, और ऊपर जो 3 बता चुके हैं वो याद होना चाहिए। ठीक, अब प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में है इसका। ठीक है, ध्यान देना, केवल और केवल प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये ध्यान देना।
अब आ गया कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो हेड है वो बेंगलुरु में है, ठीक है, और इसका अधिकार क्षेत्र केवल कर्नाटक तक है, ठीक। पटना उच्च न्यायालय का हेड पटना में है और इसका अधिकार क्षेत्र केवल बिहार में ही है, ठीक है। ऐसे ही उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक उड़ीसा में है, ठीक है, केवल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ध्यान देना है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का हेड गुवाहाटी में है। उसके बाद इसका अधिकार क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये चार आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? गुवाहाटी, असम यहां पर है ऐसे, असम यहां पर ऐसे आ जाता है, ठीक है, असम यहां पर ऐसे आ जाता है, यहीं पर गुवाहाटी है, ठीक है। और ये असम हो गया, यहीं पर नागालैंड है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहीं पर नागालैंड है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मिजोरम दोस्तों कहां पर है? ये मिजोरम यहां पर आ जाता है ऐसे, ठीक, मिजोरम यहां पर आ जाता है, ठीक। मतलब देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यहां मतलब ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये तो कोई वही नहीं है, ये तो याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। यहीं पर तीन लगे हैं सब। मिजोरम में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा, ठीक, मिजोरम, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। अब 9वां है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मुख्य हेड है वो जोधपुर में है और राजस्थान में इसका अधिकार क्षेत्र। क्यों इसका इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब देखिएगा, अभी तक जितने भी देखते आए हैं लगभग लगभग उनकी राजधानियों में, कलकत्ता का कलकत्ता है, बंबई का बंबई है, मद्रास चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, इलाहाबाद देखिए प्रयागराज इसकी राजधानी नहीं है, मतलब लेकिन लोगों को तब भी याद रहता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, लखनऊ नहीं है, लखनऊ खंडपीठ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बिहार की राजधानी पटना है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है, कटक नहीं है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग अमूमन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भुवनेश्वर तो राजधानी है, वहां हो सकती है, ठीक है, गलत हो जाएगा, कटक है, ठीक। ऐसे गुवाहाटी है, वो हो जाएगा। ऐसे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जोधपुर नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस तरीके से याद होती हैं चीजें। 10वां है मध्य प्रदेश, इसका भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इसका जबलपुर में है, ठीक है, और इसका अधिकार क्षेत्र केवल और केवल मध्य प्रदेश में, ठीक। ऐसे ही केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है, ठीक है, एर्नाकुलम है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो केरल में का जो उच्च न्यायालय का जो हेड है वो एर्नाकुलम है, इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसे केरल आ जाता है, ठीक है, यहीं पर एर्नाकुलम आ जाता है। और लक्षद्वीप हम लोगों को ध्यान देना है, लक्षद्वीप यहां पर ऐसे फैला हुआ द्वीप है, ठीक है, तो यहीं पर बगल में लक्षद्वीप है, ठीक। तो अगर लक्षद्वीप यहां पर है तो बगल में जो होगा वही उसका अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, वो तो बगल में केरल है, ठीक। अब 12वां है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसका श्रीनगर में है हेड और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका हो ही जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुजरात उच्च न्यायालय, इसका 1960 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका जो हेड है अहमदाबाद में है और इसका जो अधिकार क्षेत्र गुजरात तक है। इसका इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि याद नहीं करना है, याद हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते होंगे गुजरात की स्थापना कब हुई, बंबई से अलग कर दिया गया महाराष्ट्र, और गुजरात स्थापना कब? 1960, तो आ गया 1960, याद हो जाएगा। ऐसे लिंक किया जाता है चीजों को, ठीक है, जब आप ऐसे लिंक करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी, एग्जाम में आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर लिंक नहीं करेंगे, रटते चले जाएंगे एक तरह से, तो नहीं याद होगा। ऐसे ही देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय की 1966 में होती है, ठीक है। 1866 में अभी बताए थे उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और 100 साल बाद, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ठीक है, तो 1966 से 100 साल पहले प्रयागराज, अब 1866 से 100 साल बाद दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक, ये हो जाएगा, दिल्ली हो गया, ठीक है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, अब हम लोग पढ़ते होंगे पंजाब का गठन, या पंजाब से निकाल के पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, है कि नहीं, राज्य का गठन 1966 में है ना, 1966, और इसका हेड कहाँ है? चंडीगढ़, और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए है इसका अधिकार क्षेत्र, ठीक, ध्यान देना है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1971, जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है, याद होगा। और हम लोग याद करते हैं कब कब स्थापना किन किन राज्यों की होती है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दो दो चीजें यहाँ से याद हो रही हैं। अब देखिए शिमला में है इसका, और इसका अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना सिक्किम भारत में कब विलय किया गया? सिक्किम का 1975 में, तो इसका 1975 में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और गंगटोक में है, और इसका अधिकार क्षेत्र केवल सिक्किम तक है दोस्तों, है कि नहीं, कितना आसानी से याद हुआ जाए। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, देखिए 2-2000 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर 2000। झारखंड की स्थापना कब होती है? 15 नवंबर 2000, और 2000 है सब, ठीक, ध्यान देना है सब। और छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो मुख्य है वो बिलासपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में, देहरादून में नहीं, नैनीताल में है, और झारखंड का रांची में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और इनका जो अधिकार क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड में ही है, ठीक है। मेघालय उच्च न्यायालय
का शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग है तो शिलोंग में ही है उसका। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तो मणिपुर उच्च न्यायालय का हेड इम्फाल में ही है। त्रिपुरा अगरतला है राजधानी तो त्रिपुरा की अगरतला है। ये 23 उच्च न्यायालय हो गए। 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना और 25वां, ध्यान देना, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 25वां है अमरावती, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेटेस्ट अमरावती है, ठीक। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय का जो हेड है वो हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो हेड है वो अमरावती है, ठीक है। ध्यान देना यहां से तेलंगाना का जो उच्च न्यायालय है वो 2019 से, ये मत कह दीजिएगा कि 1 जनवरी 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी इसीलिए 14 में, इसीलिए इसका यहां लिख दिए हम, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता होगा। आज का पूरा उच्च न्यायालय खत्म हो गया है, अधीनस्थ न्यायालय भी खत्म हो गया है, तो मतलब भाग 6 खत्म हो गया है, ठीक है। और भाग 6 बहुत अच्छे से पढ़ लिए हम लोग। अब भाग 6 में हम लोग सारी थ्योरीज खत्म कर लिए हैं। अब भाग 6 के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे, जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं। पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर वन लाइनर सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की फालतू की बात नहीं होती है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।